हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इसका ना मैं सुन सकूंगी कि नहीं? नहीं, आप नहीं सुन सकती। नहीं सुन सकती ना? हेलो, देखेंगे उधर से। हाँ, बस इसको इग्नोर कर दीजिएगा, जब इसको हल्का हल्का हाथ हेलो, अच्छा मैंने सो जाएगा। लेकिन आपको लिख के रखना 0786 इसका पासवर्ड अगर बंद हो जाए तो। हेलो, वहाँ पे मुझे ये जो है ना, ठीक है, ये हो गया ना, मुझे उधर दूसरी तरफ प्रेजेंटर में। प्रेजेंटर नहीं जा रहा। ओए 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 ओ, हेलो बच्चों। इधर से देखते जाना है। ओ चलो, चुप कर गया फिर से। ये देखिए, ये तो मेरे हाथ पे पड़ा है ना। हेलो, मैंने लिख लिया। अच्छा, लिख लिया 07। हेलो, ओके जेनिफर बेटा। ओके, अब इस ऐसे देखना आप प्रेजेंटर अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो इसको। हेलो, अगर मैडम इधर से आप आगे पीछे नहीं कर सकती। मैं इसको आगे पीछे कैसे करूंगी? उधर से करना पड़ेगा। लो, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ से मैं करती हूँ, मैं कर लेती हूँ यहाँ से। ओके, आई कैन मैनेज नाउ, थैंक यू। इसके साथ साथ वो होता रहेगा। ओके, कोई बात नहीं बेटा, जस्ट लेट मी नो कि इफ यू कैन हियर मी, ठीक है? बिकॉज मेरा प्रेजेंटर तो ओपन नहीं हो रहा, लेकिन ये दूसरा वाला मेरा ओपन हो गया। जेनिफर, ओहो, ये तो हम बंद हो जाते हैं। आपकी उंगली सिस्टम है ना, इसके ऊपर हाथ ही रखो। ये कैमरा है, इस पे नहीं आपने हाथ रखना। व्हाट अ कंट्री, व्हाट अ कंट्री। ओके बेटा, हम लोग ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। We have finished with all this anemia. Today we will be studying about, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ लिया सारा। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, नो मैम, या मैम, आई कैन हियर यू वेरी वेल, थैंक यू। ये बहुत अच्छा हो गया जो आप मुझे सुन सकती हैं, ठीक है? ओके, वेयर आर यू, वेयर आर यू? ओके, ये भी हम लोगों ने देख लिया था सारा, एब्जॉर्प्शन जो हो रही है। और आयरन डिफिशिएंसी के बाद हम लोगों ने, हाय हाय हाथ लगाओ तो ये आपकी कॉल आ गई। हाँ जी जैन, वो उनका फोन आ भी गया था अफसर वालों का ना। हाँ मैंने कहा था भाई लेके फोन जाता है आपके पास। अच्छा, मैंने भी यही कहा है उनको। हाँ, मैंने कहा निशान लेके आ रहा है मेरा भी और बता कर। चल सही हो गया। और तुम्हारा वो भी आ गया कल का लेटर, इक्विवेलेंस वाला। हाँ जी, चल फिर अच्छा। बताती हूँ, मैडम लेक्चर ले रही है मेरे मोबाइल पे। अच्छा चलो सही। अच्छा मैडम, ठीक है। हाँ ओके ओके, जी मैडम। नो, बल्कि मैं आई एम सॉरी कि मेरा उतनी क्यों सिस्टम ब्लॉक हो गया। नहीं हो रहा है, देखिए मसला तो इसके आप शुरू करना। ओके ओके, विटामिन B12 डेफिशिएंसी में हम देखेंगे आज के एनीमिया इज कॉज्ड बाय द, ये देखो फिंगर रखने से ये हो जाता है। ज्यादा ना रखे। ओके, विटामिन बी डेफिशिएंसी में हम लोग देख रहे हैं कि इट इज कॉज्ड बाय विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, ठीक है? आइडेंटिकल, चलो, आइडेंटिकल बोन मैरो, फिर से आ गया मैम, आपकी कॉल आ गई फिर से, बंद हो गई। बोन मैरो पेरिफेरल ब्लड चेंजेस occurs because both vitamins are essential for normal, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था शायद, है ना? ये हम लोग पढ़ चुके थे। ओके, नो लेट्स नॉट, ये था पैथोफिजियोलॉजी भी हमने देख ली थी। एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी ये थी। इट अकर्स सेवरल वेज, एडिक्वेट डाइटरी भी हमने, ये ऑलमोस्ट हम लोगों ने, रिजल्ट्स इन एनीमिया,
सिम्टम्स देखेंगे, ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ द साइंस ऑफ एनीमिया, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि उसमें पेशेंट को वीकनेस होएगी, लिसननेस यानी कि सुनाई नहीं ठीक से देगा, एंड व्हाट एल्स, देयर इज फटीग, possible development of a smooth and sore, इसके अंदर possible development of a smooth, sore, red tongue and mild diarrhea. ठीक है, that is a sign of pernicious anemia. ठीक है, हो गया. Okay, then you will find some little joinders, vertigo and premature graying. ठीक है, and graying is क्या होगा, कलर उसकी जो लुक है, ठीक है, ऐसे ऐसे राख राख जैसी कलर नहीं हो जाते ऐसे हैं. Then you will find confusion, patient is confused more often, and paresthesis in the extremities and difficulty keeping balance, लड़खड़ाता हुआ आपको ये पेशेंट मिलेगा. लॉस ऑफ पोजीशन सेंस, समझ में नहीं आता कि हम किस साइड पर होके बैठे, किस साइड पर होके चलें, किधर होके खड़े होना है, कैसा है. लैक ऑफ न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, अब इसको उसके जो न्यूरो जो है ना, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, किसकी भला, आहो फॉलिक एसिड की, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, उसका ज़हनी तवाज़ुन भी थोड़ा सा डगमगा सा जाता है. राइट, ओके, देन अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो पेशेंट की डेथ वाकया हो सकती है. दिस इज सो क्या कहते हैं, फेटल. राइट, सो यूजली एज अ रिजल्ट ऑफ हार्ट फेलियर सेकेंडरी टू एनीमिया. हार्ट ठीक तरीके से पंप तो कर ही नहीं रहा. अब चूंकि वो ठीक से पंप नहीं कर रहा, इसलिए क्या होता है, इस कि वो पेशेंट जो है उसके एनीमिया की वजह से उसके उसके हार्ट, उसके ऑर्गन्स तक पूरे तरीके से ब्लड नहीं पहुंच रहा. ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच रहा. राइट, सो डेफिनेटली जब पूरे तरीके से हार्ट तक वो नहीं पहुंच रहा तो डेथ वाकया हो सकती है. नाउ कम्स द असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग. ठीक है, आपने उसके प्राइमरी डायग्नोस्टिक टूल्स में आपने देखना है कि कंप्लीट ब्लड काउंट होना चाहिए उसका, जिसमें एचपी जो है उसका वैल्यू एज लो एज 4 एचपी जो है. ठीक है, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट एचपी वैल्यू एज लो एज 4 to 5 ग्राम डेसिलीटर है. ठीक है, सो ब्लड काउंट जो है 2000 to 3000, platelet counts fewer than 50,000 mm3 क्या होती है भाई, 3 times होती है. right, very high MCV usually exceeded 110. right, serum level जो है of folate and vitamin B12 जो है deficiency and deficient in vitamin B12, ये उसकी assessment finding आपको मिलेगी. Okay, medical management में what you'll do in the medical management, increase intake of folic acid की आपने increase करनी है. पेशेंट्स की डाइट में आपने 1 मिलीग्राम ऑफ फॉलिक एसिड डेली आपने ऐड करना है. ठीक है, इंट्रामस्कुलर फॉलिक एसिड आपने एडमिनिस्टर करना है फॉर मैल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम, and then prescribe additional supplement as necessary. Additional supplement आपने उसमें डालना है because of amount in multivitamin may be inadequate to fully replace deficient body stores. And then prescribe folic acid for patient with alcoholism as long as they continue to consume
अल्कोहल। ठीक है, ओके। मेडिकल मैनेजमेंट में आप क्या करोगे? प्रोवाइड विटामिन बी रिप्लेसमेंट and vegetarians can prevent from or treat deficiency with oral supplement with vitamins and fortified soy milk. When the deficiency is due to the more common deficit is absorption or in the absence of intrinsic factor, replace it by monthly IM injection of vitamin B12. ठीक है, ये उसने कहा कि भी अगर आप उसको विटामिन B12 की रिप्लेसमेंट दे रहे हो, ठीक है, और उसके साथ आप ट्रीट कर रहे हो डेफिशिएंसी को ओरल सप्लीमेंट के साथ भी, तो आपने क्या करना है कि अगर जो मोर एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक रिप्लेस इट बाय मंथली आईएम, यानी कि महीने में एक दफ़ा आप विटामिन B12 का इंजेक्शन उसको लगवा लो पेशेंट को। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ओरल डोज, ठीक है, a small amount of oral dose of vitamin B12 can be absorbed by passive diffusion even in the absence of intrinsic factor, but a large dose 2 milligram per day are required. If vitamin B12 is to be replaced orally, to अगर आपने उसको विटामिन B12 को अगर आपने ओरली रिप्लेस करना है तो फिर उसने कहा कि आप इसको इस तरीके से दे सकते हैं। रीअकरेंस ऑफ पर्निशियस एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन B12 की थेरेपी must be continued for life, otherwise patient will go into pernicious anemia. Stress importance of ongoing medical follow up जो है and screening, because gastric atrophy associated with pernicious anemia increases the risk of gastric carcinoma. डन हो गया? बहुत ही फजूल किस्म का टॉपिक है, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। Explain that other nutritional deficiencies such as alcohol-induced anemia can induce neurological problems, क्योंकि हर वक्त वो तो नहीं रहेगा ना, उसका डिसबैलेंस ही रहेगा। ठीक हो गया? And then instruct patient in complete urine collection for the chilling test. Also explain the importance of the test and of complying with the collection. Teach patient about the chronicity of the disorder and need of for monthly vitamin B12 injection, even when patient has no symptoms. Instruct patient how to self-administer injection when appropriate. चलो ये भी ठीक है। आपने सबसे पहले तो उसको एक्सप्लेन करना है कि आपके खाने में क्या क्या चीज़ों की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सच एज एल्कोहल इंड्यूस्ड एनीमिया जो है कैन जो अल्कोहल इंड्यूस्ड एनीमिया की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है वो उसका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, आपने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि कंप्लीट यूरिन कलेक्शन के लिए उसका टेस्ट ये ज़रूरी है। ऑल्सो आपने उसको बताना है कि जो इसकी जो पेचीदगियाँ हैं या जो इसकी क्या कहते हैं क्रॉनिकसिटी है, ठीक है, कि कितना ये क्रॉनिक हो सकता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो महीने में एक दफ़ा विटामिन B12 का इंजेक्शन ज़रूर लगा दे, चाहे कोई सिम्टम है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग है। अगर उसने और फिर चूंकि उसने उसको सीख, जैसे डायबिटिक वाले अपने आप को इंजेक्शन लगाना सीख लेते हैं, इसी तरीके से इन लोगों को चाहिए कि वो अपने आप को इंजेक्शन लगाना सीख लें ताकि वो खुद से इंजेक्शन लगा सकें। ठीक हो गया?
और द नर्सिंग प्रोसेस में जब आप नर्सिंग डायग्नोस बनाते हैं तो उसने जो टॉपिक पकड़ा, वो उसने जो सिरा पकड़ा, दैट इज फटीग। ठीक है, एंड फटीग कैन बी डिक्रीज hemoglobin, diminished oxygen. अच्छा, fatigue may be related to decreased hemoglobin and diminished oxygen carrying capacity of the blood as evidenced by, नीचे सारे उसने एविडेंस दे दिए कि ये कुछ उसका हो रहा है उसको। ठीक है, जो पेशेंट के अंदर है, एक्सर्शनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, डिस्निया हो रहा है, इनएबिलिटी टू मेंटेन यूजुअल लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, राइट। और फिर एज एविडेंस बाय इंक्रीज रेस्ट रिक्वायरमेंट, राइट, एज एविडेंस बाय रिपोर्ट ऑफ फटीग एंड लैक ऑफ एनर्जी। ये आपका नर्सिंग डायग्नोस कंप्लीट हो जाता है। फटीग related to decreased hemoglobin and diminished oxygen carrying capacity of the blood as evidenced by exertional discomfort or dyspnea. ठीक है, inability to maintain usual level of physical activity, right? So ये उसने उसका एविडेंस दे दिया। दूसरा डायग्नोस उसने उसका डिजायर्ड आउटकम बताया है कि क्लाइंट विल वर्बलाइज, यानी कि जो एवेल्युएशन जब आप लिखते हैं ना अपने नर्सिंग प्रोसेस के अंदर, यहाँ पर ये वो डिजायर्ड आउटकम लिखते हैं। आप अगर वहाँ पे एवेल्युएशन लिखते हैं तो एवेल्युएशन में आप लिखोगे कि पेशेंट वर्बलाइज्ड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स, patient verbalized a reduction of fatigue and evidenced by reports of increased energy and ability to perform desired activity। ये उसका वैल्यूएशन में ये उन कुछ बातें डाली जाती हैं। ठीक हो गया। नर्सिंग इंटरवेंशन, इसकी जो इन्होंने तरतीब है वो ज़रा थोड़ी सी हमारी जो नर्सिंग प्रोसेस के मुताबिक वो नहीं है। हमारी नर्सिंग इंटरवेंशन पहले आती है, एवेल्युएशन बाद में जाती है, राइट। सो डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जब कॉलम में नर्सिंग इंटरवेंशन आ रही है तो उस नर्सिंग इंटरवेंशन में आएगा असेस द स्पेसिफिक कॉज ऑफ फटीग, फिर आप उसका रैशनल दोगे कि क्यों है। पता नहीं इसमें रैशनल है कि नहीं है। नो, देयर इज नो रैशनल। ठीक है, तो हम इसका सिर्फ देखेंगे कि असेस ऑफ स्पेसिफिक कॉज ऑफ फटीग, राइट। रैशनल में अगर कॉलम में उनके कॉलम में रैशनल आता है, गुड इनफ। अदरवाइज यू नो कि क्या वजह बन रही है उसकी फटीग की। ठीक है, assess the patient's ability to perform activity of daily living and demand of daily living। ठीक है, अब उसकी डेली लिविंग की डिमांड क्या है? उठना है, वॉशरूम जाना है, टूथब्रश करना है, बाल बनाने हैं, खाना खाना है, ये उसकी एक्टिविटी है, डेली एक्टिविटी है। अगर वो छोटी सी वॉक करता है तो वो भी उसकी एक्टिविटी में आ जाता है। ठीक है, सो दैट इज पेशेंट को इतने परफॉर्म कर सकता है कि वो अपना डेली लिविंग कर सके। देन इंटरवेंशन में यू विल बी असिस्टिंग द क्लाइंट इन प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। ठीक है, अपना उसने क्या करना है कि अपना घर रोजमर्रा के काम को उसने प्रायोरिटाइज करना है। हम लोग क्या करते हैं प्रायोरिटाइज में? वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, वी से आवर प्रेयर्स, राइट, वी गो टू वॉशरूम, राइट। हम लोग पहले वॉशरूम में जाते हैं, वजू कर के आप लोग सारे आते हैं, ठीक है। फिर आप लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद देन यू गो टू द किचन, जाके खाना शाना पकाया। लेडीज, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, ठीक है। यू गो टू द किचन, यू मेक ब्रेकफास्ट, सब कुछ प्रिपेयर करके देन यू गेट योर सेल्फ रेडी फॉर जॉब। ठीक है, तो ये आपने अपनी चीज़ों को कैसे प्रायोरिटाइज किया हुआ है कि सबसे पहले आपने प्रेयर से शुरू किया, ने पहले आप वजू करते हैं, प्रेयर करते हैं,
खाना नाश्ता बनाते हैं या खाते हैं जो भी है। सो ये डेली लिविंग के काम है आपके। ओके, एंड देन व्हाट एल्स? There is assist the patient in developing a schedule for daily activities and rest के बाद है stress the importance of frequent rest period। ठीक है, अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू गो, यू हैव अ फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड। ठीक है, अपने जहन को इतना ज़्यादा मत थकाओ। लो फजूल इधर उधर की बातों को सुनने के बजाय जस्ट फोकस ऑन योर डेली लिविंग कि भी मैंने अब क्या करना है। मैंने आज की कोई फजूल बातें नहीं सुननी, मैंने अपना ये काम करना है और काम करके मैंने आके अपना आराम करना है। इट्स ऑल, फिनिश। ये आपकी नर्सिंग इंटरवेंशन है। देन व्हाट यू डू, वो यू नीड टू मॉनिटर योर हेमोग्लोबिन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेमाटोक्रेट, WBC काउंट एंड रेटिकुलोसाइट काउंट जो है ये आपने अपना वीकली कराना है, आफ्टर 2 वीक्स कराना है, इट डिपेंड्स। ठीक है, ये आपने ज़रूर चेक करवाना है कि आपका हेमोग्लोबिन कहीं गिर तो नहीं रहा। Then instruct the client about medication that may stimulate RBC's production in the bone marrow। ठीक है, वो कौन सी मेडिकेशन है जिसको आपका पेशेंट खाएगा तो उससे उसका जो बोन मैरो का और RBCs की प्रोडक्शन है वो बनेगी। ठीक है, जैसे अब मैंने बताया था पोपाई द सेलर मैन, देखो। ठीक है, उस पोपाई द सेलर मैन का वो आयरन कैसे बढ़ रहा है, वो स्पिनच खाता है। ठीक है, तो ये खाना से, खुराक से अगर आपका WBC RBCs बनते हैं तो गुड इनफ। प्रोवाइड सप्लीमेंट ऑक्सीजन थेरेपी एज नीडेड। ठीक है, अगर कभी क्या उसको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही हो, डिस्निक हो रहा हो, तो ज़रूरी है कि उसको थोड़ा सा सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरेपी थोड़ी देर के लिए मिल जानी चाहिए ताकि उसके जिस्म के अंदर थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाए। एंड दीज वर द रेफरेंसेस जो कि आपने देखने हैं। Okay, now I'll stop the slide here and we'll continue with the same topics को हम देखेंगे और यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर हम डालेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे क्या डालेंगे, कैसे डालेंगे हम यहाँ पे। हो अभी आ जाता है यहाँ से। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, ओके, हियर यू, हाय। ठीक है, काफी है इतना देखना। ओके, कहाँ है ये? नहीं आया अभी तक। ओके, मेरे हाथ दूर है, मेरा पेपर दूर है, मैं साथ साथ अटेंडेंस भी लगा लेती तो अच्छा था। एनीवेज, ओके, ए प्लास्टिक एनीमिया। पता नहीं मेरा इधर आया कि नहीं आया, अभी नहीं हुआ। ओके, ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया क्या कहता है? ए प्लास्टिक एनीमिया कहता है ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ए प्लास्टिक एनीमिया कहता है कि इज ए रेयर डिजीज caused by decrease in the damage to the bone marrow into the marrow stem cells, damage to the microenvironment within the marrow and replace of the marrow with fat। ठीक है, उसका जो बोन मैरो जहाँ बनना चाहिए, मैरोज बनने चाहिए, वहाँ पर क्या हो जाते हैं, फैट्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये ठीक है,
दैट्स द वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, दिस इज द रेड ब्लड सेल्स, और ये प्लेटलेट्स हैं, राइट। तो इसके अंदर क्या हो गया, ये सारा कुछ खत्म हो गया और इसके अंदर फैट्स ने जमा कर लिया। ये देखो बोन मैरो के अंदर आपके पास फैट्स आ गए। एटियोलॉजी, द प्रिसाइज एटियोलॉजी इज अननोन, ठीक है, उसकी जो प्रिसाइज एटियोलॉजी है वो उसका पता नहीं है, बट इट इज हॉस्पिटलाइज्ड एट द बॉडीज टी सेल्स जो है मेडिएटेड इन द inappropriate attack against the bone marrow, resulting in the bone marrow aplasia. Significant neutropenia and thrombocytopenia, for example, that is a deficiency of platelets. ठीक है, that it also occurs. aplastic anemia can be congenital हो सकता है, acquired हो सकता है, और ज़्यादातर ये इडियोपैथिक होता है। इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शंस इन प्रेगनेंसी कैन trigger it, or it may be caused by certain medication, right, chemicals or radiation damage. Agent that may produce marrow aplasia includes benzene and benzene derivatives, for example, paint removers. ठीक है, certain toxic materials such as inorganic arsenic, glycol ether, ये सारे जो है ना, ये वो हैं, क्या कहते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, जो कि क्या करते हैं, डेट कैन कॉज पोटेंशियल, ये कर देते हैं, पोटेंशियल कॉजेज हैं। ये आपके, ये जो हमने ऊपर पढ़ा था कि ये एजेंट्स में प्रोड्यूस मैरो एप्लेजिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेंट रिमूवर्स, अगर इसकी जो आप खुशबू वगैरह जो है इसकी। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक मेथड, diagnosis is made by bone marrow, ठीक है। aspirate and show the extremely hypoplastic or even plastic, very few no cells marrow, replace it with fat। ये वो हमने जो देखा था उसके असेसमेंट, फाइंडिंग और डायग्नोसिस में, कि जब बोन मैरो को निकाल के उस थोड़ा सा उसको जब चेक किया तो उसके अंदर आपको क्या कहते हैं, मैरो इज रिप्लेस्ड विथ फैट। ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे, दोज हु आर यंगर देन 60 years हु आर अदरवाइज हेल्दी, ठीक है, जो जो 60 years के हैं, 60 years से कम है और हेल्दी नजर आते हैं, एंड हु हैव अ compatible donor can be cured if the disease by the bone marrow transplant or peripheral blood stem cells transplant, ठीक है। ये PBST SCT, इससे बनता है पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ठीक है। इससे क्या होता है, ये ज्यादातर ये लोग क्या करते हैं, ये अपने सगे बहन भाइयों को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है, जो सगे ब्लड रिलेशन में आ जाए उन्हीं को प्रेफर करते हैं, और उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। उसमें ये होता है कि भी वो उसकी बोन मैरो थोड़ा सा लेके और उसके साथ उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और फिर उसके अंदर वो सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। इन अदर्स द डिजीज can be damaged with immunosuppressive therapy, commonly using combination of क्या लिखा हुआ है, एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन ATG एंड साइक्लोस्पोरिन और एंड्रोजन, ये जो है वो उसने कहा कि इट इज कॉमनली यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन। Supportive therapy जो है वो plays a major role in the management of aplastic anemia, right? Any offending agent
इज डिसकंटिन्यूड। जो तो तंग करने वाली है ना, जो ऑफेंड करने वाले जो एजेंट्स हैं, उनको तो आप हटा दो, ठीक है। लेकिन द पेशेंट इज सपोर्टेड विद ट्रांसफ्यूजन ऑफ आर PRPCS एंड प्लेटलेट्स एज नेसेसरी, ठीक है। ऑफेंड करने वाले जो एजेंट हैं जो कि आपके कंपैटिबल नहीं है आपके ब्लड ग्रुप के साथ, दोज आर offending agents, right? Those who are compatible with your blood, that is, they are the one who will support you. जी जी, मेरा आज 2 घंटे की क्लास नहीं है, हो गए। हाँ अभी 10:04 में। आज मेरी 2 घंटे की क्लास, ठीक हो गया। सो ये उन्होंने बताया। ऑलराइट, ओहो, ओके। नर्सिंग प्रोसेस में हम क्या देखेंगे, ठीक है। इन नर्सिंग प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि फटीक अगेन, इसमें एनीमिया, हम जो भी एनीमिया देखोगे उसमें फटीक मस्ट आएगा। सो आप लोगों को भी अगर वो कहे ना कि नर्सिंग डायग्नोस बना, तो मेक श्योर यू चूज द वर्ड फटीक। Fatigue is and overwhelming sustained sense of exhaustion है, and decreased capacity for physical and mental work as usual. Level, that's the definition. You don't have to write the definition in nursing diagnosis, ठीक है। ये सिर्फ आपकी थोड़ी सी सहूलत के लिए उन्होंने बताया कि what is fatigue. So you don't have to write the definition of fatigue. You just need to write fatigue related to decreased hemoglobin and diminished oxygen carrying capacity of the blood. रट लो उसको अच्छे तरीके से, ठीक है। If they tell you to write the definition of anemia, अब जीशान भाई आ गए कहीं से। जीशान भाई, हम नहीं आपकी बात सुन सकते हैं, हम क्लास ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं। हाँ, चलो गुड हो गया, उदी बंद हो गया। ओके, सो व्हाट यू डू, यू जस्ट जहाँ भी आपके पास राइट नर्सिंग डायग्नोस ऑन पर्निशियस एनीमिया, और ये कौन सा है, एप्लास्टिक एनीमिया या एनीमिया जो भी है, तो आपको पता होना चाहिए उसका वेरी फर्स्ट साइन इज दैट पेशेंट इन एनीमिया गेट्स टायर्ड वेरी सून, ठीक है। उनके अंदर थकावट सबसे पहली नंबर दी। सो फटीग रिलेटेड टू डिक्रीज hemoglobin and oxygen capacity of the blood, okay. As by exertional discomfort of dyspnea, inability to maintain usual level of physical, increased rest requirement, and support of fatigue and lack of energy, ठीक हो गया। ये आपने उसका ये आपके पास बना बना हलवा, जिसको आपने अच्छे तरीके से घोल के पी जाना है। अगर इसकी आपको डायग्नोस बनानी पड़ जाए, आप ये लिख देना चुप करके, वेरी इजी, ठीक है। अब डिजायर्ड आउटकम जो वैल्यूएशन है, ये आ जाता है हमेशा लास्ट में, और शुरू में आपके पास नर्सिंग इंटरवेंशन, बाद में डिजायर्ड आउटकम आता है जो कि आप उसको वैल्यू कहते हैं। तो वैल्यूएशन में सेम वही बातें हैं जो हमने पहले पढ़ी थी कि क्लाइंट विल वर्बलाइज यूज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स, ये जरूरी है, ठीक हो गया। इसमें आप जो है डिसाइड आउटकम में आप अपनी कहानी नहीं डालोगे कभी भी,
राइट। इसमें आप हमेशा क्या कहते हैं, पेशेंट की जो बात हो रही है, जो पेशेंट वर्बलाइज कर रहा है, दैट इज द वैल्यूएशन। और नथिंग, झूठ बोल दी है नर्स, झूठ बोल रही है, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हुई, कहती है मैं ठीक हो गई, गुड हो गया। सो ऐसे नहीं करना। ऑलवेज डिजायर्ड आउटकम में, वैल्यूएशन में आपने कहना है कि जैसे असेसमेंट में पेशेंट वर्बलाइज करता है, इसी तरीके से पेशेंट वैल्यूएशन में भी वर्बलाइज करके बताएगा कि हाँ मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ, ठीक हो गया। विल वर्बलाइज द रिडक्शन ऑफ फटीग, क्योंकि आपके पास पेशेंट असेसमेंट में किसके साथ आया था, फटीग के साथ आया था। ऑलवेज रिलेटेड, ठीक है, रिलेट करना है आपने कि आप उसको रिलेट करके तो आप बता सकते हो, क्योंकि पेशेंट ने शुरू में फटीग का जिक्र किया था, तो अब वर्बलाइज कर रहा है कि उसकी फटीग जो है वो कम है। और एज एविडेंस by reported of increased energy and ability to perform desired activities. All right, now here is the nursing intervention with rational. ठीक है, assess the specific cause of fatigue. नर्सिंग इंटरवेंशन में आपने क्या किया है, उसकी स्पेसिफिक कॉज ऑफ फटीग को पता असेस किया है। अब रैशनल है, क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक कॉज ऑफ फटीग इज ड्यू टू टिश्यू हाइपोक्सिया फ्रॉम नॉर्कोमाइटिक, कौन सी एनीमिया है, other related medical problems can also compromise activity and intolerance। अच्छा, यहाँ से उसने मिटा हुआ है थोड़ा सा। Okay. Assess the client's ability to perform activities daily living and demand of and daily living. ठीक है. Fatigue can limit the client's ability to participate in self-care and perform his or her role responsibilities in family and society, such as working outside the home. तो इससे क्या होगा, उसको fatigue होगा ना. Assist the client in planning and prioritizing activity of daily living will also उसके rational है. This will allow the client to maximize his or her time for accomplishing important activities. Not all self-care and hygiene activities need to be completed. ठीक है. Morning, like for example उसने कहा है कि morning likewise and house हमने पहले भी बात कर चुकी है. फिर इसी तरीके से assist the client in developing a schedule for daily activity, rest and importance fatigue. ये जो हमने प्रीवियसली जो नर्सिंग प्रोसेस पढ़ा था सेम एज इट इज है, लेकिन इसके अंदर उसने रैशनल दे दिया, उसमें रैशनल नहीं था आपके पास. ठीक है. सो अब आपके पास ये दोनों मिला लो तो वो एक ही चीज है. एनर्जी के रिजर्व्स जो है, इट इज डिप्लीटेड unless the client respects the body needs for increased rest. ठीक है. You need to respect your body as well. A plan that balance period of activity with the periods of rest can help the client complete desired activities without adding level of fatigue. So अपने जिस्म को थकाने के बजाय you need to give rest to your body. When we don't give rest to our body, we don't respect our body. हम अपने बॉडी की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते और उसको नाजायज इस्तेमाल करते रहते हैं. ठीक है. सो दिस इज अ नाइस सेंटेंस. वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट वी नीड टू रिस्पेक्ट आवर बॉडी. ठीक है. हम दूसरों की रिस्पेक्ट तो करते हैं. डू वी रिस्पेक्ट आवर सेल्फ? डू वी रिस्पेक्ट आवर बॉडी? ठीक है. सो वी नीड टू थिंक ओवर कि हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं. एजुकेट एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स आपने कैसे करना है क्लाइंट्स को. अब ये आपको रैशनल के अंदर भी बहुत सारी नर्सिंग केयर मिल रही है. ठीक है. अगर आप कभी भूल जाओ कि व्हाट आर द राइट द नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ पेशेंट विद प्लास्टिक एनीमिया,
भूल जाओ, याद रखो जो आपने नर्सिंग में जो रैशनल में पढ़ा था, ठीक है, यानी प्रोटेवेंशन और रैशनल पढ़ा था, अगर वो भी आपको याद रहता है जस्ट राइट, ठीक है। डोंट लीव द पेज एम्प्टी, पेज को एम्प्टी नहीं कभी छोड़ना। You can always relate few points from other you know topics as well, but उसके लिए भी आपको जहन की अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। ऑलवेज एक को फोकस कर लेना कि जो अनीमिया वाले पेशेंट हैं दे आर फटीक पेशेंट, थके के मानदे लोग होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए आपके पास ये सब कुछ ओ ओके क्या। चलो हमने सेव कर दिया, मैंने पता वो क्या था, ठीक हो गया। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट जो है अबाउट द मेडिकेशन, उसके मेडिकेशन के बारे में बताओ, और उसका रैशनल आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन आरबीसीज की प्रोडक्शन इन द मोर में आप उसको कैसे संभाल के रखोगे, स्टिमुलेट करोगे, ठीक है। तो ये उसने सारा उसका प्रोवाइड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरेपी जो हमने पहले देखा था, ऑक्सीजन सेचुरेशन शुड बी केप्ट एट 90% और ग्रेटर। आपके उसके अंदर दो एक कॉल्स भी आई थी। हाँ देखो मैं जा रही हूँ आधे घंटे घंटे के लिए, फोन नहीं मिल सकता है ना। मैं फिर कौन सी कॉल थी? बस ये खत्म करती हूँ, नर्सिंग प्रोसेस चल रहा है और ये अच्छा पॉलीसाइथीमिया भी शुरू हो गया है। बेटा वी कैन कंटिन्यू टुमारो, मीनवाइल I'll ask, ये बेटा नर्सिंग प्रोसेस सेम एज आपने जो आयरन डिफिशिएंसी में भी पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही है। द ओनली डिफरेंस इज दैट के अंदर रैशनल नहीं था देखा, इसके अंदर आपको रैशनल मिल रहा है, ठीक है। सो आज मेरा लैपटॉप पता नहीं क्यों गड़बड़ी कर रहा है, उसमें आ नहीं रहा, और हमने आपकी जो मैडम है उसका मोबाइल पकड़ के तो ऐसा किया। I'll send you the I'll send you this जेनिफर, आपकी मेल पे, आपकी ईमेल पे मैं ये स्लाइड्स सेंड करती हूँ, यू कैन रीड इट, कि आपके पास होगा, वहां से को निकाल सकते हो आप लोग जो ठीक हो गया। सो मैं यहाँ पर इसको स्टॉप करूंगी और क्या कहते हैं आपकी अटेंडेंस लगाती हूँ जब तक, ठीक हो गया। विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। मुझे भी सॉरी। आपको आपके लिए थैंक यू सो मच। इसको नहीं मैम